हाय गाइस व्हाट्स अप। आज मैं एक ऐसी बुक रिव्यू करना चाहूँगा जो कि अगर आपने 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था तो डेफिनेटली आपने बुक पढ़ी होगी या फिर इस बुक के बारे में सुना होगा। ये बुक एक्चुअली मैं रिसेंटली घर शिफ्ट कर रहा था तो मुझे मिल गई है। मेरी खुद की 11th क्लास की बुक है। सो द बुक विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा। सो गाइज ये बुक काफ़ी दिल के करीब है, काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब ये मेरे को मिली मैंने भी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स फिर से लगाने की कोशिश करी। थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई, प्लस थोड़ी ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो जाती है। जिस तरीके से पजल सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन भी एक तरीके से पजल की तरह ही हैं। और in case you have not heard about this book is considered like a Bible for physics, especially for people who are preparing for IIT JEE examination. And लेकिन अब जब एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब मैं आईआईटी से बाहर भी आ चुका हूँ और अब जॉब कर रहा हूँ। इतने सालों बाद अब जब मैं इस बुक को देख रहा हूँ तो अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि इस बुक में सिर्फ क्वेश्चंस के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये बुक एक एक्चुअली सोचने का तरीका सिखाती है आपको। चीज़ों को देखने का नज़रिया सिखाती है, किस तरीके से नेचुरल फिनोमेना हैं वो देखने हैं, समझने हैं, और किस तरीके से उनमें से लॉजिक डिराइव करनी है, किस तरीके से एनालाइज करना है। और ओवरऑल इस बुक्स की वजह से 2 साल के दौरान जो ब्रेन की काफ़ी डेवलपमेंट हो जाती है। 10th क्लास में और 12th क्लास में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है जिस तरीके से आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में। सो यप, मैंने सोचा कि आज इस बुक को रिव्यू किया जाए, इसके कुछ आइडियाज़, कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि आज मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। सो टाइम ना ख़राब करते हुए लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो पहली चीज़ मुझे अच्छी लगी इस बुक के बारे में वो है इसकी ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 सेक्शंस। हर चैप्टर के बाद दो ऐसे सेक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और इस सेक्शंस की खासियत ये है कि जो भी आपको आंसर लगता है, आंसर उससे कुछ अलग होता है। और इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं क्वेश्चन की वो क्वेश्चन भले ही सॉल्व हो जाए बट उससे एसोसिएटेड और क्वेश्चन आपके माइंड में खड़े हो जाते हैं और फिर आपको अपने कोचिंग के टीचर के पास जाना पड़ता है कि सर ये कैसे होगा। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। पहले ही कुछ चैप्टर्स में डायमेंशनल एनालिसिस जैसे सिंपल चैप्टर में एक क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पे देखोगे। तो उसमें बेसिकली क्वेश्चन दे रखा है और नीचे लिखा हुआ है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस सॉल्व कर ले सकते हो। तो बेसिकली एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन that what the author is trying to ask is that कि इसमें n की वैल्यू बतानी है। तो आपने देख लिया कि अच्छा a, अगर मैं मान के चल लेता हूँ a और x एक्चुअली सिमिलर डायमेंशन से, लेट से लेंथ से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो लेंथ का कोई क्राइटेरिया है नहीं क्योंकि dx है ऊपर और लेफ्ट और नीचे बॉटम पे आप देखोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि वो भी बेसिकली एल की पावर 1 डायमेंशन बन जाती है। तो कैंसिल आउट हो जाती है, तो यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 डायमेंशन है। लेकिन आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ए की पावर एन है। तो क्योंकि आपको उसका इफेक्ट जीरो करना है तो एन की वैल्यू जीरो कर दोगे तो दोनों तरफ जो डायमेंशन है वो इक्वलाइज हो जाएगी। लेकिन इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन उठ जाता है कि अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए का जो आंसर निकलता है वो रेडियन निकलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा क्या है जो कि उस रेडियन को इक्वलाइज कर रहा है। तब फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या इंटीग्रेशन से रेडियन, क्या इंटीग्रेशन करने से रेडियन की डायमेंशन निकल के आती है या नहीं। इस टाइप के सवाल, एक्चुअली आंसर तो आपको मिल गया लेकिन और आपके मन में सवाल उठ जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है और फिर टीचर्स की मदद लेनी पड़ती है। बट इसी प्रोसेस में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का माइंड डेवलप होता है, उनकी थिंकिंग डेवलप होती है। गाइस, जो दूसरी चीज़ मुझे इस बुक के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि इसमें आंसर्स हैं बट सॉल्यूशंस नहीं है। तो इससे दिक्कत ये होती है कि हाँ ऑब्वियसली अगर आंसर नहीं आता तो आपको पता नहीं चलता कि आंसर एक्चुअली आया कैसे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप उस क्वेश्चन से फाइट करते हो और उस प्रोसेस में डेवलप करते हो। यानी कि यहाँ तक कि एच सी वर्मा जी के एक इंटरव्यू मैंने कहीं देखा था, यूट्यूब पे ही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वीडियो में भी एच सी वर्मा सर ने खुद ये बोला है कि मेरे को मौका था कि मैं सॉल्यूशंस छाप के भी पैसे कमा सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। इनफैक्ट बाकी लोगों ने किया बट मैंने नहीं किया बिकॉज मैं चाहता था कि स्टूडेंट्स लड़ें उस प्रॉब्लम से और आगे बढ़ें। सो आई थिंक दैट्स उन्होंने काफ़ी दूरदर्शिता दिखाते हुए ये चीज़ करी थी, तो इस चीज़ की हमें काफ़ी दाद देनी पड़ेगी।
गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसके बुक के बारे में बात करना चाहूँगा वो है बियॉन्ड द क्वेश्चंस। जब हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव मोड में होते हैं, तब हम ऑब्वियसली कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ता है, सीधा सब क्वेश्चंस पे कूद पड़ते हैं, बस क्लासेस लगाते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, स्पेशली मैथ्स के केस में, बट ऑल्सो इन फिजिक्स केस। केमिस्ट्री में शायद बच्चे थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, बट नॉट इन केस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। लेकिन अब अगर मैंने कुछ चैप्टर्स की इसकी थ्योरी पढ़ी और तब रियलाइज़ होता है कि सवालों के अलावा भी कुछ इसमें बहुत डीप फैक्ट्स, कुछ डीप थ्योरम्स छुपे हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आई जस्ट ऑन स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही जनरल सा सेंटेंस जो बुक में लिखा हुआ है। वो ये है कि the laws that we generally deduce for these macroscopic objects are not always applicable to atoms, molecules, nuclei or the elementary particles. Now यहाँ पे एस सी वर्मा जी ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहे हैं कि आप जो पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सब काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं और अगर सब एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो ये अप्लाई नहीं होंगी। और ऐसा ही नहीं, इनफैक्ट नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जो कि ऑब्वियसली आप रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स एंड द लेबोरेटरी जो है हमारी, वहाँ से कितने ज़्यादा डिस्कवरीज हो रही हैं। एंड ऑल्सो देर आर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सच पार्टिकल टू अदर. Nature is seen to be a well-connected entity. Now this sentence, nature is seen to be a well-connected entity, it has a lot of significance because जैसे हम बोलते हैं कि electricity and magnetism are related, but then once we enter general theory of relativity and special theory of relativity, तब हम realize करते हैं कि actually mass, time and space and gravitational force, all these are connected entities. सो ये चीज़ें चैप्टर्स में कहीं छुपी हुई हैं। ऑब्वियसली 11th-12th के स्टूडेंट्स के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होती कि वो चीज़ों एक्सप्लोर कर पाएँ, बट इवेंचुअली वंस दे रीच कॉलेज देयर आर कोर्सेज वेयर दे कैन एक्सप्लोर मॉडर्न फिजिक्स फिनोमिनन। बट इट्स रियली रियली ग्रेट टू सी दैट कि जिसने ये बुक लिखी है सी वर्मा जी ने, उन्होंने सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं लिखी। ही हैज़ गिवन अ डायरेक्शन कि अभी जो पढ़ने वाले हो उसके आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों, जो नेक्स्ट चीज़ मुझे इस बुक के बारे में अच्छी लगी इज़ दैट इट हैज़ रियलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जो नॉट सिर्फ थ्योरेटिकल हो, बट उनकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी होती है। ऑथर आपको फोर्स करता है कि आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिजिक्स की टर्म्स में सोचने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, पेज नंबर 96 पेज पे एक क्वेश्चन है, मतलब मेरे पास जो वर्जन है उसमें तो पेज नंबर 96 पे ही था, कि while walking on ice one should take small steps to avoid slipping. Why? Now बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। ऑब्वियसली आप छोटे स्टेप्स लोगे तो एंगल कम होगा पैरों का, तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा रहेगा, एंड देन स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन जो होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो यू विल हैव मोर फ्रिक्शनल फोर्स टू स्टॉप योर फीट फ्रॉम स्लिपिंग। बट इट शोज दैट कि ऑथर बुक के जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेट करवाना चाहते हैं। इसमें इसी पेज पे एक और क्वेश्चन है, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि इन ऑर्डर टू स्टॉप अ कार इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल रोड वन शुड व्हाट दे शुड डू। ऑप्शंस हैं कि अप्लाई ब्रेक्स वेरी हार्ड so that wheel stop rotating यानी कि it starts slipping, apply brakes very hard enough to just to prevent slipping, pump the brakes और shut the engine off and not apply brake। obviously ऑप्शन सी और डी तो नहीं है, बट ऑप्शन ए और बी में एक्चुअली हो सकता है काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाए। इनफैक्ट काफ़ी लोग गाड़ी चलाते हैं, वो भी दे शुड रियली आस्क कि देमसेल्व्स कि अगर सच में एकदम से गाड़ी रोकनी हो तो सिर्फ ब्रेक दबाया जाए या क्लच और ब्रेक दोनों दबाया जाए। So these kind of questions really makes us relate to the real world। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन बी, कि आप ब्रेक लगाओ बट मेक श्योर कि जो व्हील है वो स्लिप ना करे। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली फ्रिक्शन का नहीं है, एक्चुअली रोटेशनल मैकेनिक्स का है, तो उसमें कहीं रोटेशनल फ्रिक्शन रोल में आ जाती है। बट या सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स से हमें वाकिफ़ कराने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, ये थी कुछ बातें इस बुक एच सी वर्मा के बारे में जो मुझको बहुत अच्छी लगती थी और मैंने आपसे शेयर करी। आई विल रिकमेंड दिस बुक टू एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन फील्ड ऑफ साइंस, भले ही वो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ना कर रहा हो, बट यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस बुक बिकॉज ये आपको साइंटिफिकली सोचने का जरिया या तरीका दिखाती है। और डेफिनेटली अगर 11th-12th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो मस्ट है, फिर तो पढ़नी ही है। सो ओके गाइस, दैट वाज द वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और बुक रिव्यू करूं कोई भी, सो लेट मी नो, आई विल रिव्यू दैट नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।